देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोना। कार्यक्रम आसान योग से कोरोना को कैसे करें दूर में एक बार फिर हम मौजूद हैं नए योग के माध्यम से आपको स्वस्थ रखने के लिए। हमारे स्टूडियो में मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा। नमस्ते। हम आपको बता दें कि जिस रफ्तार से कोरोना देश में अपना कहर बरपा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना अब जल्द नहीं जाएगा हमारे देश से। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना हमारे हाथों में है। लगातार जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगातार अपने आप को सेहतमंद कैसे रखें, इसको लेकर ये हमारा कार्यक्रम है और इसे देख आप अपने आप को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं, ताकि आप अपने अंदर जो क्षमता है उसे बढ़ा सके और कोरोना जो है आपके अंदर प्रवेश ना करे। आज भी हमारे साथ योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा जी मौजूद है, जो लगातार हमें नए तरीकों से बताएंगे कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और कोरोना को भगाने के लिए अपने अंदर की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। पिछले कई दिनों से हम इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि किस प्रकार से आप सही तरीके से योग करें जिससे कि कोरोना हमसे दूर रह सके। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो उनके लिए एक बार फिर हमारे योगाचार्य हमें बताएंगे कि वो कौन कौन से योगासन है जिसे करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपका धन्यवाद। स्टूडियो में आके मैं आपका आभारी हूँ। आपने आमंत्रण दिया है ताकि मैं जन जन को ये बता सकूं कि ये शरीर को स्वस्थ रखने की किस प्रकार हमें ज्ञान का अनुभव होना चाहिए, योग कैसे करें, सही तरीके योग करने के, और इम्यूनिटी को बढ़ाएं। ये इसका मेन एपिसोड ये 4 दिनों से चला आ रहा है और इस प्रकार मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले बात करेंगे उन आसान आसनों की जो हमारे दर्शक कर सके, जिसके द्वारा वो अपने अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ा सके, जिससे कि कोरोना उनसे दूर रह सके। तो उन आसनों की बात करेंगे तो कौन कौन से वैसे आसन है जो आसान है लेकिन सबसे लाभदायक है? जी, पहला 8 आसनों का चयन आपके सामने में 4 दिनों से मैं रख रहा हूँ। ये 8 आसन हैं, उन्हें आप अच्छी तरह जानें और इसे करें। इसका शिक्षा आपने किसी योग गुरु से आपने डिटेल में सामने रह के आप इसे जानें और एक एक करके मैं रोज़ बता रहा हूँ भी। तो इस प्रकार आप सही स्वरूप में इसे आप कर पाएंगे। उन 8 आसनों का चयन एक एक करके आपके सामने आएगा, मैं नाम बोलूँगा और उसमें से कोई एक आसन मैं आज बताऊंगा। तो पहला आसन ताड़ासन, पंजे पे खड़े होना, ताड़ासन, और आपका बाजू सीधा ऊपर, सर के ऊपर सीधी, और तानना है, सांस लेकर के अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है, पंजे पे आना है। थोड़ी देर आप इस अवस्था में रहें, सांस भी आपकी ऊपर होनी चाहिए और इस अवस्था में आप स्थित हो जाएं। थोड़ी देर मतलब जितना क्षण आप यहाँ रुक सकें, सांस भी ऊपर, इसी अवस्था में दृष्टि सामने होनी चाहिए। एकाग्र कर लीजिए तो आप वहाँ रुक पाएंगे इस अवस्था में, और फिर सांस जब छूटने लगे तो आप नीचे आ जाएं। इसे आप 10 बार आपने करना है। ताड़ासन मैंने उस दिन बताया था, ताड़ासन की विधि बताई थी। आगे हम चलते हैं। आसनों का जो एक प्रोग्राम दिया है मैंने 8 आसनों का, उसका नाम लेते हुए मैं आपके सामने एक एक करके लाता हूँ ताकि आप इसे नोट कर लें और फिर प्रतिदिन मैं कोई एक आसन आपको बताऊँगा। तो दूसरा नेक्स्ट आसन है तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन, ताड़ कहते हैं ताड़ पेड़ को, और तिर्यक बोलते हैं टेढ़ा होना। तो ये वही टेढ़े होने की क्रिया है। ये भी पूरा पाँव देखिए आप एक अपने दूरी में खुल गया है, थोड़ा आसान हो गया है, लगभग 2.5-3 फुट की दूरी पे, और सीधे परे खड़े होकर के सांस लेते हैं। झुकने की क्रिया में याद रहे, झुकने की क्रिया जब करते हैं एक साइड से
तो आपका बाजू देखिए किस प्रकार है, और सांस की गति जब आप झुकने लग जाइए तो सांस की गति ताल के साथ, झुकने के ताल के लयबद्ध वो छोड़ते हुए अवस्था में झुकना है। और फिर आखिरी बिंदु पे जहाँ आप झुक गए वहाँ सांस को बाहर रखिए और बाहर रख के ही थोड़ी देर वहाँ रुकिए और देखिए आपकी चेतना, आपका मन कहाँ होना चाहिए। तो ये उस क्षेत्र में होना चाहिए जहाँ की तनाव महसूस कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार फिर सेंटर में आ जाएं और दूसरी तरफ आप झुकें। तो इस प्रकार आप 10 बार आप करेंगे। अगला आसन कटी चक्रासन। नहीं, कटी चक्रासन पहले आने, जो आया था उसको आने दीजिए। इसके पहले वाला कटी चक्रासन, कमर से ऊपर के भाग को ट्विस्टिंग करना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा आसन था ये ट्विस्टिंग आसन, कमर से ऊपर के भाग को ट्विस्ट करना। कैसे इस करते हैं सही स्वरूप में मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके पहले आसन का नाम जान लें आप। और चौथा आसन है मार्जारी आसन। मार्जारी आसन आप देखिए किस प्रकार 2 पोस्चर में, सांस लेते हुए अवस्था में जो ऊपर आप देख रहे हैं, सांस लेने की अवस्था में ये पोस्चर बनाना है और सांस छोड़ते हुए अवस्था में ये बनाना है। मैं आज ये आसन आपको बताऊंगा। आगे का आसन मार्जारी के बाद आता है, आगे नेक्स्ट आसन दीजिए, ये है मेरु वक्रासन। सेंटर में दीजिए जरा मेरु वक्रासन को, कट गया है। एनीवे, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको। गुड, मेरु वक्रासन, ये भी कमर से ऊपर के भाग की ट्विस्टिंग आसन है, दोनों तरफ ट्विस्टिंग करनी है। बहुत बहुत लाभकारी है। बहुत डिटेल में जानने के लिए योग कोई गुरु जो सक्षम गुरु हैं उनके सामने में कई दिनों तक आपको करना चाहिए, तब आप इसका पूरा का पूरा स्वरूप में आप कर पाएंगे। तो कोई भी टीवी से देख करके कोई भी आसन करता आया है तो वो सही नहीं कर पा रहा है। मैं देख रहा हूँ, कई 17 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, तो वो नहीं कर पा रहा है। तो योग गुरु से आप ज़रूर सलाह लें। नेट पे भी अवेलेबल है सारे आसन, नाम आप नोट कर लिया है, और यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे तो इसका विधिवत ज्ञान आपको वहाँ से बार बार सुनने से मिल जाएगा। अगला आसन चक्की चालानासन। चक्की चालानासन जिस प्रकार की, ये समझ लें कि 50 साल पहले मशीन नहीं आया था, वो चक्की चलाने वाला चक्की की मशीन नहीं आई थी, तो गांव में, खासकर गांव में लोग चक्की चला करके आटा पीसते थे और वहीं से ये लिया गया है। तो चक्की चालानासन ये भी मैं बताया था, मैंने 2 दिन पहले बताया था, फिर बताऊंगा मैं। चक्की चालानासन के बाद भुजंगासन आएगा। इसके पहले वाला भुजंगासन है, हाँ ये भुजंगासन। भुजंग बोलते हैं सांप को, और सांप अपना फन ऊपर करता है तो इस अवस्था में आता है। सांस लेके ये क्रिया, ये पोजीशन बनती है सांस लेने के बाद, और सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे सर झुकाना, कपाल झुकाना, तो ये भुजंगासन। ये भी मैं एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि प्रतिदिन एक आसन मैं लूँगा और उसके डिटेल्स में आपको बताऊंगा ताकि आप सही स्वरूप में कर सकें। सभी आसन को बताना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। और अंत में सूर्य नमस्कार। ये 12 पोस्चर्स, 7 पोस्चर्स हैं और उसी को रिपीट, बैकवर्ड रिपीट करते हैं, तो ये 12 पोस्चर्स में कंप्लीट होता है। और फिर 12 पोस्चर, आधा 12 पोस्चर, माने 24 पोस्चर के बाद एक राउंड बनता है ये। तो ये सूर्य नमस्कार है, एक दिन बताया था मैंने, इसमें डिटेल में फिर बताऊंगा कभी। तो ये आसनों के 8 आसन जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और आपके हर एक अंग को, इम्यूनिटी ही नहीं, आपके हर एक अंग को स्वस्थ करने में सक्षम है। ये 8 आसन अगर प्रतिदिन 1 घंटा कोई कर ले तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जितने भी रोग हैं वो धीरे धीरे करके चले जाएंगे और आपका स्वस्थ शरीर आपके पास होगा और आपकी मुट्ठी में होगा। स्वस्थता आपकी मुट्ठी में हो, ये ध्येय बनाइए। अब वो ज़माना गया जब दूसरे के गुलाम होकर के स्वास्थ्य किसी और के हाथ में रखा था। ये वायरस जो आया है हमें ये ज्ञान देने आया है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा कर्म, इसे पहचानो। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा कर्म का अपने दिनचर्या में एक ये भी जोड़ लो, 3
दिनचर्या में 3 चीज़ों का सेवन करते हैं तो ज़िंदगी चल जाती है। बाकी कपड़े पहने या ना पहने, ज़िंदगी की बात कह रहा हूँ मैं। कौन कौन सी चीज़? एक भोजन, दूसरा पानी, तीसरा हवा। तो ये 3 चीज़ जिसे मिलता रहेगा स्वस्थ स्वच्छ, तो वो जीवन उसका चलता रहेगा। लेकिन अब ये वायरस आने के बाद हमें ये आगाह कर रहा है कि तुम ये चौथा भी भोजन करो, चौथा भी प्रवेश डालो अपने लाइफ स्टाइल में। स्वस्थ रहना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं। रोग मुक्त जीवन जीना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रोग मुक्त जीवन जीना को बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अज्ञानता ही है जो हमें रोग मुक्त जीवन जीने के लिए नहीं देता। दूसरे के सहारे हम जीते हैं। जब रोग होगा तब दौड़ेंगे हम, लेकिन रोग ही नहीं हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बस ज्ञान की ज़रूरत है। ये ड्राइविंग आप अब सीखिए। ये इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर आपका इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, गाड़ी है, आपकी जीवन की गाड़ी है। इसकी ड्राइविंग आप कर रहे हैं, इसका ज्ञान आपको लेना होगा। अब ये समय हमें बता रहा है कि इसका ज्ञान आपने लेना है। तो मतलब कि आपने चौथा पक्ष भी, योग मतलब होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? अपने शरीर के लिए जोड़ना। ऐड कीजिए अपने शरीर के लिए, स्वस्थ बना दीजिए। मैं आपको अपना ही पक्ष बोलता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए, मैं जब 50 साल की उम्र तक था, मेरे पास योग नहीं था। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट से त्यागपत्र दिया। उससे पहले कई बीमारियों का शिकार रहा मैं, और जब से मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके ये शिक्षा प्राप्त की, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री मैंने हासिल की योग मत, और वो भी योग साइंस की। योग एक ज्ञान है और योग साइंस एक विज्ञान है, जिसे कि सब कुछ इसमें समाहित है स्वस्थ शरीर को रखने के लिए। आज मैं 70 साल का हूँ और 17 साल से मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। तो इस अवस्था तक अपने को स्वस्थ कौन रख सकता है? कौन ऐसा साइंस है, मुझे बताएं आप। कौन ऐसा साइंस है जो इस अवस्था तक बगैर मेडिसिन के लाइफ ऐसी हो कि कोई रोग ना हो? और आप भी ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है। ये ज्ञान आपको यहाँ पर, मेरा संस्थान है योग आरोग्य विज्ञान, राजहाता में है, पावर हाउस के पास है। योगाश्रम में ये स्थित है, नेक्स्ट जन कंप्यूटर गली में। वहाँ से आप विधिवत 1.5 महीने का कोर्स ले लें और आपके हाथ में आपका स्वास्थ्य होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये आसन का चयन था। अब हम प्राणायाम के बारे में 4 प्राणायाम करने हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती है। डॉक्टर साहब, प्राणायाम के बारे में हम जाने उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ गोरखपुर से एक कॉलर जुड़ चुकी है, पावनी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, बोले। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, वेलकम। डॉक्टर, मैं तो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो सुनी है, पर मैं जनरल सवाल आपको पूछना चाह रही हूँ। आजकल ज्वाइंट पेन की समस्या आम है और मैं भी इससे ग्रसित हूँ। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? बहुत बढ़िया। ज्वाइंट्स पेन अब देखा जा रहा है कि एक महामारी के रूप में हमारे पर छा गया है। हर घर में ज्वाइंट्स पेन के शिकार होते चले जा रहे हैं, और बूढ़े ही नहीं, इवन यंग लोग भी ज्वाइंट्स पेन के शिकार होते चले जा रहे हैं। ये खान पान से रिलेटेड है। ऐसा खान पान जिसके खाने पीने से हमें यूरिया का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन एक ऐसा विषैला तत्व है जो पेशाब के रास्ते से निकल जाना चाहिए। भोजन करेंगे, जिस टाइप का क्वालिटी का भोजन करेंगे तो ये बनेगा ही बनेगा, तो उस रास्ते से निकल जाना चाहिए। अगर इसकी अधिकता हो गई तो ये सुखाने का काम करता है। हमारे जेल को, जहाँ भी ज्वाइंट हैं, उसको सुखाता है, मतलब कि ड्राइनेस लाता है। एलास्टिसिटी इज़ लाइफ एंड स्टिफनेस इज़ डेथ। तो स्टिफनेस की तरफ ले जाता है
यूरिया का प्रकोप अगर ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो ये जॉइंट्स पेन की शिकायत देखनी पड़ेगी। तो ये प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है, तो प्रोटीन कुछ कम कर दें, रात में तो प्रोटीन ना लें। और दूसरा है कि आसन आप करें जॉइंट्स पेन के लिए, अलग अलग जॉइंट्स के लिए अलग अलग आसन हैं, वहाँ आप करें। तो भोजन से रिलेटेड ये है, प्रोटीन आप दिन में लें, अगर यंग हैं तो दिन में लें, मात्रा जितनी कम कर सकें उतना बेहतर है। और बंद कर दें ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये पोषण भी है, लेकिन कुछ दिनों के लिए अगर आप टोटल बंद कर दें 15 दिनों के लिए, और तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि बगैर कुछ किए हुए मेरा जॉइंट्स पेन बहुत कम हो गया। कई एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग, सिर्फ उनको कहा कि आप आसन आप छोड़ दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आप प्रोटीन बंद कर दीजिए 15 दिन के लिए। दाल भी नहीं, दूध भी नहीं, दही भी नहीं। दही तो बहुत ही खतरनाक है जॉइंट्स पेन के लिए। तो इस प्रकार आप बंद कर दें। और आसन आपको सीखने होंगे, तो आसन आप सीख लीजिए, कौन कौन से आसन, जॉइंट पेन के अलग आसन आते हैं। तो इस प्रकार करिए, पहले आप खान पान को आप व्यवस्थित कर लें। धन्यवाद। जी सर, अब आप बता रहे थे व्यायाम के बारे में, तो 4 जो पोषण है व्यायाम के वो बताएं आप। जी, 4 प्राणायाम मुख्य रूप से जो इम्यूनिटी बढ़ाती है और स्वस्थ रखती है। प्राणायाम सभी प्रचलित प्राणायाम हैं, आप लोग भी करीब 50% तो लोग देख रहा हूँ मैं कर रहे हैं ये प्राणायाम। कौन कौन से? अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और उज्जयी। ये 4 प्राणायाम प्रतिदिन आपने करना है। स्वस्थता प्रदान करेगी और साथ ही साथ इम्यूनिटी का भी बूस्टअप होगा, इम्यूनिटी भी आपकी सही स्वरूप में रहेगी। तो इसे आप जरूर करें। मैंने आपको बताया भी था इसमें से अनुलोम विलोम को आज मैं बैठे बैठे कुछ बताता हूँ। ये आपके सामने है अनुलोम विलोम का पोस्चर। तो इसे आप सुखासन में बैठ जाएं या स्वस्तिक आसन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं और गर्दन रीढ़ सीधी कर लें, लेकिन सहज रखें, बहुत तने नहीं, गर्दन रीढ़ सीधी करने में तने नहीं। इस प्रकार करें ताकि सहजता बनी रहे आपकी। और आपके हाथ का पोस्चर नाक के आसपास, ये देखिए किस प्रकार है। एक अंगूठा दाहिनी नाक के पास और तर्जनी उंगली वो बाईं नाक के पास। यहीं से हम इसे बंद और खोल सकते हैं। और 2 उंगली जो फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर है वो आपके भ्रू मध्य पे। इस अवस्था में सांस लेना और छोड़ना अनुलोम विलोम का शाब्दिक अर्थ है। सांस लेना अनुलोम और सांस छोड़ना विलोम। इसे प्राणायाम के रूप में करने के लिए, ऐसे तो देखिए सांस लेना और छोड़ना तो आप प्रति क्षण आपका हो ही रहा है, आप जाने अथवा न जाने, लेकिन इसे प्राणायाम के रूप में करने के लिए इसमें थोड़ा फोर्स लगाया जाता है ताकि बहुत लंबाई बना सकें आप लेने की। तो ऑक्सीजन अंदर अधिक से अधिक मात्रा जाएगी। ऑक्सीजन भोजन है, हमारे सेल के लिए भोजन का काम करता है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाएगी। फेफड़ा का विस्तार होगा, फेफड़ा की कैपेसिटी बढ़ेगी फेफड़े की, क्योंकि कोविड जो आया है वो फेफड़े पे और सांस की नलिया पे पहला अटैक करता है। तो अनुलोम विलोम से आपका ये क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्र, आपका लंग्स और वो नली, आपकी नाक से लेकर के और लंग्स तक की नली, ये आपने एक्टिवेट करना है, मजबूत करना है। इसके तंतु मजबूत होंगे अनुलोम विलोम से और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जैसे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलेगा। इसमें ध्यान ये देना है कि सांस लेते हुए अवस्था में आपने अपनी चेतना को सांस लेते हुए अवस्था में रखना है। ध्यान रहे, जरा इस प्रकार लोग नहीं कर पाते, कहीं और सोचते होते हैं। नहीं, सांस लेते वक्त आपने बिल्कुल ताल लयबद्ध सांस के साथ एक एक बिंदु पे आप टिक जाएं। लेने की अवस्था में लंबाई बढ़ाएं, थोड़ी सी फोर्स लगाएं, बहुत अधिक नहीं, थोड़ी फोर्स, लंबाई बढ़ेगी ऊपर जाने की। फिर सांस छोड़ के और उतनी ही लंबाई में नीचे उतारें ताकि लंबाई भी इतनी बढ़े
कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर में टॉक्सिन्स है, विषैले तत्व हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो अधिक से अधिक बाहर निकल जाएं। इसे निकालना भी है, तो दोनों तरह से ये फ़ायदा देगा। एक तो मजबूती देगी इस क्षेत्र की, जो हमारा ये भाग है सांस लेने का जो अंग और भाग है, इसकी मजबूती देगी, स्ट्रांग बनाएगा, ताकि कोविड आप पे जो अटैक करेगा उसे ये जगह अगर अच्छी तगड़ी मिलेगी, स्ट्रांग मिलेगी, तो वो अटैक सिर्फ कर पाएगा और लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। फिर आप खुद ब खुद जो है सो इसे आप सही रूप में ला सकते हैं। तो अनुलोम विलोम मैंने बताया था, तो आज मैंने डिटेल में बताया। धन्यवाद। आगे बढ़े तो उससे पहले सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अजीत कुमार गुप्ता बाटा चौक से। अजीत, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। बैक में आवाज बहुत आ रही है। नमस्कार सर। नमस्ते। आपको प्रणाम। हेलो, आपके बैक में आवाज आ रही है बहुत। 3 महीना से सर मेरे बायां हाथ में काफी दर्द। अजीत, आप अपने टीवी की आवाज थोड़ा कम कर दें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अजीत जी, हाँ। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ सर, सुन रहे सर। आप टीवी बंद कर दें, क्योंकि बाहर की आवाज हमें सुनने नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आप बंद कर दिए सर। ओके, ठीक है। मैंने जो सुना वो मैं बताता हूँ और आप बताएं वो क्या सही है। मैंने सुना कि आपके बाएं हाथ में दर्द रहता है। कनकनी के साथ है। कहाँ पे? बायां हाथ में दर्द है तो कनकनी के साथ, कनकनाता है बहुत। ओके, तो ये दर्द कहाँ से शुरू होता है? ये दर्द आपका यहाँ जो हड्डी है ना, हाथ की जो हड्डी है। कहाँ की, किस जगह की हड्डी? हाथ में की जो हड्डी होती है ना रीढ़, जी, उसी जगह से दर्द फूल गया है। अच्छा, तो स्वेलिंग हो गई आपकी। स्वेलिंग हो गई है, मतलब कि आपका इन्फेक्शन हुआ है। ये इन्फेक्शन हुआ है तो आपने डॉक्टर के पास तो जरूर जाना है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको एंटीबायोटिक लेनी होगी। कहीं भी इन्फेक्शन अगर हो जाए, स्वेलिंग अगर हो गया तो इन्फेक्शन उस पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है। हाँ। तो आप दवा जरूर लें, एंटीबायोटिक की एक कोर्स ले लें, 3 दिन की या 7 दिनों की कोर्स आप उनको देंगे, जरूर लें, छोड़े नहीं, आज ही जाएं। और दूसरी बात कि आप उसके योग को भी आप ध्यान दें। बाजू के योग को किस प्रकार किया जाता है उसे भी आप जैसो ध्यान दें, ठीक है? तो इन 2 क्रिया से मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार आप करेंगे बाजू के लिए, ताकि ये स्ट्रांग हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो इस प्रकार मैं आप आसन बताता हूँ बाजू के लिए। पहला कंधरासन, ये इस प्रकार आपने करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र से ही शुरू होता है दर्द। इस क्षेत्र को आप मजबूत करेंगे। पहला तो इस प्रकार आप करेंगे, सांस लेते हुए ये रास्ता और सांस छोड़ते पीछे की तरफ, अप डायरेक्शन में सांस लेते हुए यहां तक, सांस छोड़ते हुए फिर वापस जहां चले थे। गर्दन रीढ़ सीधी रखिएगा और 10 बार आगे से सांस लेते हुए इस अवस्था में आपने घुमाना है और 10 बार इस अवस्था से घुमाना है। सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए, बैकवर्ड सांस लेते हुए यहाँ तक, सांस छोड़ते हुए यहाँ तक। तो कंधा का पोर्शन आपका जो खिंचाव है, तनाव है, स्टिफनेस है, वो दूर होगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि बाजू को आप सीधा कर लें, सीधा करके आप मुट्ठी बंद कर लें और तेज दबाव में आप इसे बंद करें और एक झटके में आप खोलें, यहां गति दें। दर्द अगर करता है तो आप उस अवस्था तक करें कि आप दर्द को महसूस तक ही करें, ज्यादा नहीं करना है आपने। खड़े होके आसन, एक आसन आता है द्विकोणासन, आप देखिए, पीछे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, सांस
पूरी भर लें। पाँव आपका फैला हुआ है करीब 3 फीट की डिस्टेंस में। सांस पूरी भर लें इस अवस्था में। कमर से झुकें और बाजू को ऊपर उठाएं। कमर से झुकें और उसी क्रम में बाजू को भी ऊपर उठाएं जहां तक ले जा सकें। थोड़ी देर यहाँ नॉर्मल सांस में रहिए। नॉर्मल सांस को आते जाते देखिए, और अगर दबाव पड़ रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उठ जाइए। अपनी अवस्था को पहचानिए कि कहाँ तक मैं बाजू को उठाऊं ताकि दर्द महसूस तो हो लेकिन तकलीफ न दे। ये आपने करना है 10 बार, और दिन में कई बार करना है। तो इन 3 आसनों को आप शुरू कीजिए और फिर से आप 1 सप्ताह के बाद हमें रिजल्ट दीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन जब तक रहेगा तब तक आपको ये करने नहीं देगा। पेन हो रहा है तो पेन की अवस्था में जितना आप कर सकें उतना ही आप करें। फिर आप आएँ हमारे पास, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। अजीत, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन आसनों को करके अजीत, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन आसनों के द्वारा जो आपके हाथ में स्वेलिंग हो गई है उसे आप कम कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे सर ने बताया है कि आप इसके लिए आप डॉक्टर से मिले और एंटीबायोटिक दवा लें ताकि जो स्वेलिंग है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। जी, अब मैं एक आसन बताऊंगा डिटेल में, मार्जारी आसन। उसे आप देखिए। 8 आसनों का जो चयन दिया है मैंने आपके सामने मेरे रखा है, उसमें से मार्जारी आसन आज बताऊंगा मैं। तो आप मार्जारी आसन को देखिए। बहुत जो शरीर है उसको सही ढंग मार्जारी से आसन ले सुचारू, लीजिए, वो बिल्ली वाला आसन। सॉरी। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्जारी आसन का उपयोग करना बेहद जरूरी है। और हम चलते हैं सीधे सर के पास और सर हमें दिखाएंगे कि कैसे उसको किया जाता है। आप नी पे आ जाइए, ठियोने पे आ जाइए इस प्रकार। फिर ये पोस्चर बना लीजिए, अपने हाथ को सामने कर लीजिए। बिल्ली मार्जारी कहते हैं संस्कृत में बिल्ली को, और ये आसन वो दिन में कई बार करती है ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाए। तो उसी आसन से लिया हुआ है। ये पोस्चर आपकी प्रारंभिक की स्थिति माने। आप देखिए, पाँव नी के ऊपर में मैं हूँ इस प्रकार। मेरे दोनों पाँव, मेरे पाँव के दोनों अंगूठे हैं आपस में मिले हुए। देखिए यहाँ इस अवस्था में रहे। हाथ बाजू स्ट्रेट, हाथ इस प्रकार। दूरी होनी चाहिए हाथ की, और फिर ठेवने की दूरी होनी चाहिए, नी की दूरी होनी चाहिए नॉर्मल, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं। जितनी दूरी यहाँ है कंधे की, उतनी ही दूरी पे आप रखें। और पाँव की अवस्था भी इसी प्रकार। अब सांस की प्रक्रिया के साथ इसका मूवमेंट, इसकी गति, सांस लेते हुए गर्दन उठाना है और कमर को नीचे उतारना है। देखिए, कमर जितना आप नीचे उतार सकें, पेट को जमीन की तरफ धकेलेंगे तो कमर आपकी रीढ़ की हड्डी कनकेव हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने सांस लेते हुए जितना आप ऊपर जा सकें, थोड़ी देर यहाँ रुकिए, सांस को भी ऊपर रखिए और देखिए आपकी चेतना, आपका मन उस भाग पे रहे जहाँ कोई टेंशन नज़र आ रहा है, दर्द या खिंचाव, उस भाग पे आप देखते रहें। एकाग्र कर लें अपनी चेतना को। जितनी देर तक आप रुक सकें सहजता से सांस ऊपर रख के, उतनी देर आप रहें। फिर सांस छोड़ के विपरीत दिशा, कमर ऊपर, पेट पचकाएंगे तो कमर ऊपर जाएगी, रीढ़ की हड्डी कन्वेक्स बन जाएगी और गर्दन नीचे, ठुड्डी सटाने की कोशिश छाती में। देखिए, ये सांस छोड़ के जितना नीचे उतार सकें। यहाँ भी थोड़ी देर रुकिए, सांस को बाहर ही रखिएगा और आपकी चेतना, ध्यान रहे तीसरा पक्ष चेतना, मन उस जगह हो जहाँ की आप दर्द महसूस कर रहे हैं या टेंशन महसूस कर रहे हैं
या स्टीफनेस है, कड़ापन है, उसको यहाँ भी थोड़ी देर रुकिए। ये एक राउंड कहलाया, इसे हम 10 राउंड आपने करना है। किस प्रकार, फिर भी दोहराता हूं मैं। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार, सांस के साथ और आपकी चेतना और गति तीनों एक लय तालबद्ध होना चाहिए। योगासन उसी को कहते हैं, अन्यथा ये एक्सरसाइज हो जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा। सांस लेना शुरू और आपकी गति, मूवमेंट शुरू। चेतना अपनी जगह पहुंच गई, जहां खिंचाव, तनाव, टेंशन नजर आ रहा है। थोड़ी देर यहां रुकिए, सांस ऊपर ही है आपकी। सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा, थोड़ी देर यहां रुकिए, सांस बाहर है। फिर प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। तीसरी बार मैं बताता हूं आपको, इसे आप और अच्छी तरह देख लें। मैं सिर्फ पोस्चर बताऊंगा, आप देखते जाइए। सांस लेके आपकी चेतना वहां होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, तभी योग होगा, नहीं तो एक्सरसाइज हो जाएगा। सांस छोड़ के प्रारंभिक स्थिति। धन्यवाद। तो देखा आपने, सर ने मार्जारी आसन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी, कैसे करना है, किस प्रकार से आप सही ढंग से करें जिससे कि जितना पूरा लाभ हो वो मिल सके। और लगातार जो हमारा ये कार्यक्रम है वो कोरोना के जो आतंक बढ़ रहा है उसके प्रति है, और कोरोना को कम किया जा सके और लगातार जो संख्या है वो घट सके, लोगों के अंदर की क्षमता बढ़े जिससे वो कोरोना से लड़ सके, उसी विषय पर जो हमारा कार्यक्रम है वो आधारित है। और उसी को लेकर लगातार नए योग के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना को कैसे दूर रखें। अगर बात करें सर अंतर की, तो एक्सरसाइज और योग में क्या अंतर है? जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि योग क्या है और एक्सरसाइज क्या है, वो दोनों चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखते हैं। लेकिन इसमें अगर अंतर की बात करें तो अंतर क्या है इसमें? बहुत उम्दा प्रश्न ये, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले बहुत वर्षों से कि कहते हैं, आते हैं मेरे पास में कि मैं तो 5 साल से, 6 साल से और कई और ज़्यादा साल से योग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रोग मेरे पास ही है, रोग नहीं गया। तो आप सच मानिए कि आप योग के पोस्चर कर रहे हैं, वो पोजीशन योग जैसा दिखता है, लेकिन ये योग नहीं है, ये एक्सरसाइज हो गया। दोनों में अंतर है। कैसा अंतर? तो इस प्रकार, हमारा शरीर के 3 मुख्य एनर्जी हमारे पास हैं। 3 मुख्य एनर्जी से ही ये शरीर बना हुआ है। ऐसे तो 5 एनर्जियों से बना हुआ है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करूँगा। 3 मुख्य एनर्जी से हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कौन कौन? एक तो शरीर, जो अंदर भी बाहर भी सब मिला के एक शरीर। दूसरा है जीवन का प्राण, मतलब सांस, ये भी जीवन के लिए ज़रूरी है और ये एनर्जी कहलाती है। और तीसरा मन, ये भी एक एनर्जी है, अलग एनर्जी है। और 3 एनर्जी से हमारा जीवन चलता है। शरीर मात्र अगर है तो वो तो डेड बॉडी की तरह है। ये मेरा मृत्यु प्राय शरीर कहलाएगा, मृत्यु शरीर कहलाएगा। लेकिन शरीरधारी मैं हूँ और सांस नहीं है मेरे पास में, तो भी मैं मृत्युधारी कहलाता हूँ। इसीलिए 3 जो हमारे एनर्जी है हमारे पास में, इसे साथ लेकर के ताल लयबद्ध अगर कोई एक्सरसाइज को करता है तो वो योग कहलाता है, अन्यथा एक्सरसाइज हो गया। अगर सिर्फ बॉडी की मूवमेंट पे वो ध्यान दे रहा है, बॉडी की गति, कोई भी अगर योग कर रहा है और सांस कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है, किस क्षेत्र में हमें उसे भेजना है, और मन कहीं और है, कर तो रहे हैं, देखने में तो योग है, लेकिन कर रहे हैं मन कहीं और है, तो ये योग नहीं है।
तो ये विशेष मैं देख रहा हूँ। अगर ऐसा योग को समझ बूझ के किया जाए, ताल लयबद्ध होना चाहिए, शरीर का मूवमेंट, शरीर की गति जब देते हैं आप, कोई भी आसन करते हैं वो, और सांस की गति शुरू से लेके आखिरी तक उसी ताल लयबद्ध में, मूवमेंट के ताल लयबद्ध में, और आपकी चेतना वहाँ चली जाए तुरंत और केंद्रीभूत हो जाए जहाँ पर कि खिंचाव, तनाव या दर्द महसूस हो रहा है, तो आपकी जो थर्ड एनर्जी है, जो माइंड है, वो वहाँ उस क्षेत्र में एनर्जी पहुँचाएगी और उसे निरोग कर देगा, अन्यथा निरोग नहीं करता। क्योंकि माइंड के पास ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो किसी भी क्षेत्र में जा कर के उसे ठीक करने का ज्ञान रखे हुए है। तो वो अगर नहीं होगा तो योग नहीं होगा, थेरेपी नहीं बनेगी। लोग सालों साल करते आ रहे हैं और थेरेपी का लाभ नहीं ले पाते। यही अंतर है, विशेष अंतर है। आप इसे नोट कर लें और इस प्रकार आप करें तो लाभ जरूर लाभ मिलेगा। दूसरा एक और मैं बताता हूँ, एक विशेष योग कहता है कि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो ना, मैं तुम्हें स्वस्थता दूंगा, और पूर्ण स्वस्थता, पूर्ण जीवन, जीवन के आखिरी पड़ाव पे भी मैं स्वस्थ रखने का ज्ञान है मेरे पास में, विज्ञान है और इसमें सक्षम हूँ, क्योंकि बनाया, इसे दिया ही है योगी ने और इसे बनाया ही है स्वस्थ रखने के लिए और उत्थान के लिए, जीवन उत्थान के लिए। तो ये पूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान है। स्वस्थता की बात करें, इसे कहता है कि थोड़ा ये भी जान लो कि अगर तुमको रोग हो गया है तो तुमको एक बार करने से लाभ नहीं मिल पाएगा पूरा। लोग कहते हैं कि सुबह तो करता हूँ मैं, आप इस डिफरेंस को समझ लें। अगर आपको रोग नहीं है, रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं और चाहते हैं कि हम कल भी, परसों भी और बरसों रोग मुक्त जीवन जिएं, निरोगी अवस्था में अगर आप हैं, तब एक बार आपको करना अति आवश्यक है निरोग रहने के लिए। फिर दोहराता हूँ मैं, अगर निरोग हैं आप तो एक बार आपको करना ही होगा और आप निश्चित माने कि आपको कभी रोग नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोगी हो गए हैं तो 3 बार आपको करना होगा, सुबह, दोपहर और शाम। ये आप नोट कर लें। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आप 15 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर कोई भी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। तो सर, अभी आपने अनुलोम विलोम के बारे में बताया था। हम अगर बात करें कपाल भाती की, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं कि कपाल भाती कैसे करना सही होगा ताकि जो लाभ है वो उन्हें मिल सके। जी, बहुत बढ़िया। एक दिन मैंने बताया था अनुलोम विलोम डिटेल में, आज मैं कपाल भाती को डिटेल में बताता हूँ। आप सुखासन में बैठ जाएं, मैं नीचे आता हूँ। तो सर हमें बता रहे हैं कपाल भाती किस प्रकार से सही तरीके से किया जाए जिससे कि जो लाभ हो वो अतः शीघ्र यानी जल्द से जल्द हमें मिल सके। आप देखें सर द्वारा किया जा रहा है कपाल भाती का ये योग आसन। कोई भी आसन ग्रहण कर लें और सहज हो जाएं। गर्दन, रीढ़ सीधी कर लें, ताने नहीं, अपने शरीर को ताने नहीं, बस सहजता से आपकी, लेकिन गर्दन, रीढ़ सीधी होनी चाहिए। अपने हाथ के पोस्चर या तो इस प्रकार कर लें या ऐसे कर लें जिसमें कि आपको सहजता मिले, या कोई मुद्रा ले लें, ये मुद्रा चाहे ये मुद्रा, लेकिन सहजता होनी चाहिए, तने नहीं। इस प्रकार नहीं करना है। आराम की स्थिति मुझे देख लीजिए। कपाल भाती में पहली बात जानकारी के कहते किसको हैं ये। सांस को फोर्स से छोड़ना, प्रेशर लगा के छोड़ना कपाल भाती कहलाता है। दोनों नाक के छेद खुले रहेंगे और गर्दन रीढ़ तो आपने सीधी कर ही ली है। पहले आप देखें इसको, फिर मैं और कुछ बताऊंगा। इस प्रकार आप करें। मैं मुद्रा छोड़ देता हूं, सहज हो जाता हूं।
तो फोर्स लगाया मैंने, सांस छोड़ने में फोर्स लगाया, लेना स्वतः ही हो गया, मुझे नहीं मालूम। आपने भी उस पर ध्यान नहीं देना, लिया ना लिया, क्योंकि दोनों तरफ अगर ध्यान देने लग जाएंगे तो छोड़ने में आपका फोर्स नहीं लग पाएगा जो लगना चाहिए। अब छोड़ने की का फोर्स कितना होना चाहिए ये बात आती है, और गति कितनी होनी चाहिए, हमारे जो सांस छोड़ने की गति कितनी होनी चाहिए ये बात आती है। इसे आप जान लें। आपने शुरुआत अगर किया है तो धीमी गति होनी चाहिए। फर्स्ट लेवल धीमी गति होनी चाहिए। अगर आप कुछ समय से अगर कर रहे हैं तब भी आप बहुत तेज़ रफ्तार न करें। शुरू में आप लगभग 1 मिनट तक धीमी गति में चलें, फिर दूसरे मिनट में आप उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, गति को बढ़ाएं, और फिर तीसरे मिनट में आप जो गति आपकी नॉर्मल आई है अभी तक वो गति आप रखें। ये तो गति की बात। जैसे कि फर्स्ट स्टेप की बात करूं मैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सांस हमारी टूटी टूटी सी चलती रहती है। नॉर्मल सांस टूटी हुई होती है अंदर पहुंच के, तो इसे नॉर्मल होने दें पहले, नहीं तो ये कपालभाति नुकसान भी पहुंचाया लोगों को। मेरे पास में आए हैं लोग, उनकी आंखें काली हो गई कपालभाति करके, तो उनके आंखों के चारों बगल काला धब्बा हो गया। तो आप क्योंकि टूटी हुई सांस में अगर कपालभाति की जाए तो ये उस क्षेत्र को तोड़ देता है जहाँ की पहले से वीकनेस है कहीं। तो धीमी गति मैं करता हूँ। थोड़ी तेज करता हूँ। ये 1 मिनट आपने धीमी गति करनी है। और तेज करता हूँ, लेकिन ये और तेज आप अभी ना करें, ये 2 गति पे ही रखें। फिर भी कोई लोग फोर्स अधिक लगाते हैं। अब फोर्स पे बात करता हूँ मैं। फोर्स इतना लगाते हैं कि नाक से आवाज़ आने लगती है फट फट की, इस प्रकार की करने लगते हैं, और चेहरे की विकृति आ जाती है। चेहरे की विकृति नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। तो फोर्स आप उतना ही लगाएं जितने में कि आप सहज हो सकें। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालना है ना, मेन है इसका काम कपालभाति का, कि अंदर की प्यूरिफिकेशन करना। प्यूरिफिकेशन मतलब 2 तरीके से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो टॉक्सिन्स है, जो विषैले तत्व हैं कार्बन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो अंदर का सिस्टम क्लीन होगा, ऑर्गन क्लीन होंगे, शुद्धता आएगी। तो ये जैसो हुआ। दूसरा पक्ष है इसका, दूसरा एडवांटेज है ये कूलिंग प्राणायाम है। कपालभाति आप थोड़ी देर करेंगे तो अंदर का सिस्टम जो हीटअप हो गया है, जहाँ जहाँ जो ऑर्गन गर्म हो गए हैं, जो सेल गर्म हो गए, उसे ठंडक पहुंचती है। मुख्य रूप से ज़्यादा कुछ जानना की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत कुछ जानने में तो फिर आपको आश्रम में आना होगा। लेकिन ये 2 बातें आप नोट कर लें कपालभाति के संदर्भ में। 2 एडवांटेज, एक तो सफाई होती है अंदर की, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है अधिक से अधिक, और दूसरा है ये कूलिंग प्राणायाम है, और अंदर के सिस्टम को कूल रखता है, नॉर्मल रखता है। कूल मतलब नॉर्मल कर देना। तो ये 2 इसके हैं लक्षण, गुण हैं इसमें। और मैं फोर्स की बात आपको की, मैंने गति की बात की आपको मैंने। गति धीमी गति से शुरुआत करें, फिर तेज़ गति आवें, और प्रतिदिन धीमी गति से ही शुरुआत करें, एक बैग तेज़ गति न लावें, क्योंकि टूटी हुई सांस को पहले नॉर्मल होने दीजिए अंदर से लेके बाहर तक, ताल लयबद्ध। तीसरी मुख्य बात, जब भी आप सांस की प्रक्रिया करें या वो योग की प्रक्रिया करें तो आपकी चेतना, आपका मन वहीं हो जहां आप कर रहे हैं। अगर सांस की बात करूं तो सांस पे ही आपकी चेतना होनी चाहिए। छोड़ने में फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स पे आपकी चेतना होनी चाहिए, मन होना चाहिए, उसकी गति पे होना चाहिए, उसके फोर्स पे होना चाहिए। लोग कहते हैं कि
सांस छोड़ते वक्त कपालभाति में पेट पे देखूं क्या? नहीं। क्या अपने छाती पे देखूं क्या? नहीं। आप सांस के साथ कर रहे हैं तो सांस से जुड़ जाइए। ये जीवनदायिनी है। कहाँ आप ले जाएंगे मन को, चेतना को? तो जीवनदायिनी से अगर आपने जोड़ लिया तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये लोग नहीं जानते हैं कि कपालभाति या भस्त्रिका या अनुलोम विलोम करते वक्त में अपनी चेतना को मैं कहाँ रखूं, और इसके लिए मैंने आपको ये विशेष ज्ञान दिया। आपको आपकी चेतना सांस पे टिकी होनी चाहिए। धन्यवाद। साफ तौर पर जो योग है उसे मन से योग करने का सबसे जो सही तरीका है सर बता रहे थे हमें, और किस प्रकार हम योग करें ताकि हमें लाभ मिले उसके बारे में भी उन्होंने बताया। अगर इसके अलावा तो 2 योग और आसन जो है उनके बारे में बात करें तो वो किस प्रकार करना चाहिए सर? मैंने मार्जारी आसन आपको बताया था। एक आसन और बताता हूँ आपको, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के जो मैंने प्रोग्राम दिए हैं 8 आसनों के, वो मैं आपको बताता हूँ। चक्की चालन आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है, अत्यधिक इम्पोर्टेंट। आपके सामने ये पिक्चर आएगा और मैं उसे, आप उसको भी देखिए, मुझे भी देखिए। प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार कर लें, पाँव को इतना फैला लें कि सहज रूप में, अधिक फैलाना भी बोलेंगे और लेकिन सहजता बनी रहे। ठीक है, इतना फैला लें आप। दोनों बाजू को सीधा कर लें सामने कंधे के बराबर, और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। सामने कमर से झुक जाएं, सेंटर में जहाँ तक आप झुक सकें वहाँ तक झुक जाइए। वो तो आपकी लचीली कमर और रीढ़ की हड्डी अपनी अवस्था तक पहुँचा देगा आपको। यहाँ झुक जाइए। ये गति अब देनी है मुझे मूवमेंट की, चक्की चलाने की। तो सांस की प्रक्रिया विशेष रूप से आप जानें। सांस आधी सर्कल, आधा वृत्त तक ये सांस लेते हुए, ये देखिए, सांस लेते हुए अंगूठे से पास से गुजरता हुआ, ये देखिए सांस ले रहा हूँ, और ताल लयबद्ध मूवमेंट और सांस लेने की प्रक्रिया यहाँ तक। अब सांस छोड़ते हुए बड़ा से बड़ा सर्कल बने तो यहाँ इधर आऊँगा मैं, बाजू मुड़े नहीं। सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में। फिर से दोहराता हूँ मैं, बिल्कुल ताल लयबद्ध। क्या क्या चीज? ये मूवमेंट, गति, शरीर की गति सांस के साथ, और मन, चेतना, जहाँ जहाँ खिंचाव तनाव जिस जगह, यहाँ अगर है, यहाँ है, पीठ पे है, जहाँ भी है तो आपकी चेतना उस क्षेत्र में हो जहाँ खिंचाव तनाव महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं। सांस लेते हुए आधी सर्कल पीछे आ जाइए। तब अगर पीछे नहीं आएंगे, अगर मुड़ जाएंगे तो ये बाजू मुड़ जाएगा, यहीं रुक जाएंगे तो बाजू मुड़ जाएगा। तो पीछे सांस लेते हुए पीछे आइए, सांस छोड़ के ये आधी सर्कल, सांस छोड़ते हुए और दूसरे अंगूठे से गुजरते हुए, दूसरे अंगूठे से गुजर के सेंटर पे। फिर दोहराता हूं मैं, सांस लेते हुए आधी सर्कल, पीछे आइए थोड़ा, सांस छोड़ते हुए दूसरी आधी सर्कल। बड़ा से बड़ा सर्कल बनाना है तो ये 10 बार क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज मानते हैं, और सुई की गति की दिशा में क्लॉकवाइज, और 10 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज, सुई की विपरीत की दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत की दिशा में। सांस लेते हुए ये, और सांस छोड़ के, सांस लेते हुए आधी सर्कल, सांस छोड़ते हुए आधी सर्कल। धीमी गति, जितनी धीमी गति आप की सांस की है उतना अधिक लाभ मिलेगा। तो ये चक्की चालन आसन। आप थोड़ा कुछ और जान लें इसमें। ये आसन
ट्विस्टिंग आसन है। कमर से ऊपर के भाग जितने भी क्षेत्र हैं सभी ऑर्गन पे इसका असर पड़ता है और हमारी इम्यूनिटी का जो धारक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में 4 अंग आते हैं जो WBC बनाते हैं, श्वेत रक्त कण बनाते हैं और ये इससे ही इम्यूनिटी का बोध होता है। इसकी मात्रा नॉर्मल जो इसकी मात्रा है वो वहाँ तक उससे कम हो गई WBC अगर कम हो गया तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसे आप रोज़ के रोज़ है सो बनाने हैं। ऑर्गन कौन कौन से हैं आप देखिए, पेट में तिल्ली है, बाईं तरफ यहाँ तिल्ली है, स्प्लीन, ये WBC बनाती है, स्टोर करती है। तो यहाँ इस आसन से आपको लाभ मिल जाता है। ठीक है। थाइमस, यहाँ थाइमस है, एक ऑर्गन है यहाँ पे थाइमस, ये भी WBC बनाती है और स्टोर रखती है। तो यहाँ जो है सो आपको लाभ मिल जाएगा इस आसन से। फिर आता है लिम्फेटिक नोड्स, जो कि पूरे शरीर में वो नोड्स बने पड़े हैं, दाने के स्वरूप में हैं और वहाँ ट्विस्टिंग आसन हर क्षेत्र में ये जा रहा है। यहाँ से लेके ऊपर के हर क्षेत्र में ट्विस्टिंग आसन का लाभ उसे मिल जाता है। बोन मैरो, जो कि हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो, वहाँ भी WBC का उत्पादन होता है और वहाँ भी स्टोर होता है। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन 4 क्षेत्रों को एक साथ अगर कोई आसन दे सके, इनके क्रियाकलापों में सुधार ला सके और क्वांटिटी बढ़ा सके, इसके लिए ये आसन बहुत ही आवश्यक है। तो ये आप 2 आसन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे आप दिन में अगर 2 बार कर लें, सुबह और शाम कर लें इस आसन को, तो बहुत अच्छा होगा। आजकल इम्यूनिटी हर कोई बात कर रहा है, इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए और पूर्ण स्वस्थता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। तो देखा आपने चक्की चालन आसन के बारे में सर ने हमें विस्तृत रूप से बताया और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और जो लगातार कोरोना अपने पाँव पसारता जा रहा है, कोरोना से बचने के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। और अब हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना जिस व्यक्ति को हो जाता है, ऐसे उसमें समस्या उत्पन्न होती है कि उसे दस्त की जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो उसके अंदर की इम्यूनिटी होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। अगर ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से ग्रसित हो और वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करे, कोरोना से लड़ने की कोशिश करे, तो किस प्रकार का वो भोजन ले जिससे कि जो दस्त है वो रुक सके? जी, बहुत उम्दा क्वेश्चन। कोरोना जब अटैक होता है तो कई सारे लक्षण होते हैं, जिसमें कि जो मुख्य लक्षण जो है वो तापमान बहुत बढ़ जाता है और दस्त की समस्या आती है। दस्त अगर आ जाए तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए? प्रथम तो ये करना चाहिए कि ORS का घोल आता है, या तो मार्केट से आप ले लें, बाज़ार में मेडिसिन दुकान में ORS का घोल आता है, या आप खुद भी बना सकते हैं। तो बहुत आसान है। नमक, पानी और शक्कर तीनों को उचित मात्रा में मिला दें। लगभग छोटा चम्मच एक गिलास पानी, छोटा चम्मच नमक और एक बड़े चम्मच शक्कर, ये 1 गिलास पानी में, एक बड़े गिलास पानी में आप घोल लें और घोल के इसे तुरंत पिलाएं उसे। और ये घोल बना हुआ रेडी रहे और थोड़ी थोड़ी देर में उसे देते रहें, ताकि वाटर की कमी हो जाती है दस्त के समय में। वाटर का परसेंटेज जो शरीर में है 70% वाटर है शरीर में, 70 से लेके 72% तक। तो इसमें कमी आ जाती है और फिर ड्राइनेस होने लगता है, फिर ऑर्गन की कमज़ोरी हो जाती है और उसे और भी लक्षण जैसो सामने दिखने लग जाएंगे। तो ORS का घोल, पहला तो ये काम करें। दूसरा है कि अन्न उसे ना दें, कोई भी अन्न बंद कर दें और उसे जूस पे ले आएं। जूस में भी नमक की मात्रा दे दीजिए। तो यही उनका भोजन है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगेंगे, क्योंकि ये जो डायरिया जो होता है, ये बॉडी उसको जो अवस्था जो हो गई है, इम्यूनिटी की कमज़ोर हो गई है, उसे निकालने में, गंदगी निकालने में डायरिया का रूप लेता है और तब जो है सो हमें
इससे लाभ मिल जाएगा ORS के घोल में और जूस लेने में यहाँ मिल जाएगा। लेकिन इम्यूनिटी कम क्यों हुई? इम्यूनिटी को ही सारा कुछ देखना होता है। पूरे शरीर में अगर कोई भी रोग आ जाए या लक्षण नहीं भी हो तब भी इम्यूनिटी काम करती रहती है। रात दिन इम्यूनिटी का काम चलता रहता है, क्योंकि वायरस तो अंदर जा ही रहा है छोटे छोटे कणों में, बैक्टीरियल में, भोजन से, हवा से, और इम्यूनिटी हर हमेशा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इम्यूनिटी पर अगर बोझ हो जाए तो मतलब कि वायरस कोविड अगर आ जाए तो बहुत इतना बड़ा बोझ हो जाता है कि उसे वो डाउन कर देता है, क्योंकि खर्च बढ़ गया और WBC की मात्रा आपके शरीर में जो नॉर्मल थी उससे डाउन हो जाती है। तो इसका प्रोडक्शन तो तुरंत नहीं होता, WBC का प्रोडक्शन, कि इम्यूनिटी आपकी तेज़ कर दे। लेकिन इसे आप अपनाएं और विश्राम करें। पहले आप अपने को सहज कर लें, इसके बाद जब आप जूस लेने लग जाएंगे तो थोड़ी बहुत ताकत आएगी। और मैंने जो 8 आसन दिए हैं उसमें से शुरू के आप 4 आसन का चयन करें और धीरे धीरे कुछ करें, तब आप के अंदर वो एनर्जी डेवलप होगी जो एनर्जी हमारी इम्यूनिटी को आगे बढ़ा सकेगा। इस प्रकार आप करें। धन्यवाद। तो लगातार हम कोरोना काल में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, अपने अंदर की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में बता रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और आप रोज़ हमारे साथ जुड़ के कुछ नया सीख सकते हैं, जिससे कि जो कोरोना है वो आपसे दूर रहे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शक को भी मेरा नमस्कार और आप स्वस्थ रहें। पूर्ण स्वस्थता ईश्वर आपको प्रदान करे। योग को अपनाएं अपने जीवन में। और मैंने जैसा कहा कि चौथा आपका भोजन अब योग है। ये वायरस हमें ये बता रहा है, आगाह कर रहा है कि अपना स्वास्थ्य अपने हाथ लो। तो इस पे आप ज़रूर अमल करें, ध्यान करें। धन्यवाद।